आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर में है, भारत में 8वीं अनुसूची में कितनी प्रमुख भाषाएं शामिल है? जी हाँ, भारत में 8वीं अनुसूची में कितनी प्रमुख भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो प्रारंभ में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में कितनी भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था? तो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 3 नंबर में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो पदेन सभापति होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 4 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अनुसार संविधान के अधिकार के तहत कार्य करता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की उनके कार्यकाल में मृत्यु हुई थी? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो कौन कौन से राष्ट्रपति की? तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ तक आ गए इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट VVI प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास के वीडियो का PDF जो होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो हिंदवी शब्द का प्रयोग पहली बार किस इतिहासकार ने किया था? जी हाँ, हिंदवी शब्द का प्रयोग पहली बार निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने किया था? तो अबू सईद ने हिंदवी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करिए 7 नंबर प्रश्न का, तो दिल्ली पहली बार किसके अधीन एक राज्य की राजधानी बनी? जी हाँ, दिल्ली जो है पहली बार निम्नलिखित में से किसके अधीन एक राज्य की राजधानी बनी थी? तो तोमर राजपूत के अधीन जो है दिल्ली एक राज्य की राजधानी बनी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को, तो किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाए हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण जो है दिखाए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगपुर में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है? जी हाँ, मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस पैदल सेना से संबंधित
थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नेटिव इन्फेंट्री सेना से संबंधित है मंगल पांडे। और मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो ये आप याद रखते हुए चले। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का, तो कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? जी हाँ, कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सतगुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन को शुरू किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, बात करिए 11 नंबर प्रश्न का, तो डुरंड रेखा किसके बीच की सीमा है? जी हाँ, डुरंड रेखा जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है डुरंड रेखा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, राजमहल पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, राजमहल पहाड़ियां जो है निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है राजमहल पहाड़ियां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और झारखंड जो ये बिहार के कौन से दिशा में स्थित है? तो दक्षिण की दिशा में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, सागौन साल चंदन किस वन के प्रजातियां हैं? जी हाँ, सागौन साल और चंदन जो है निम्नलिखित में से किस वन के प्रजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रजातियां हैं सागौन साल और चंदन। और मानसून वन भी कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। फिर 14 नंबर प्रश्न का, तो अचानक मार अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, अचानक मार अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है अचानक मार अभयारण्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना जो की गई थी वर्ष 1975 में अचानक मार अभयारण्य की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल सही जवाब के साथ आपको याद होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किस तिथि को? तो 28 फरवरी को। बात करिए आज का अगला प्रश्न का, तो 16 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? जो उपभोक्ता व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है शामिल नहीं है? तो उत्पादन करना जो है ये जो गतिविधि है ये उपभोक्ता व्यवहार में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? जी हाँ, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो एकीकृत ग्रामीण विकास की शुरुआत की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो भारत में वित्तीय क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जी हाँ, भारत में वित्तीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में राजकोषीय नीति जो है तैयार की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करिए 20 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का मूल्य कार्य नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व व्यापार संगठन का मूल्य कार्य नहीं है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना, ये जो है विश्व व्यापार संगठन का मूल्य कार्य नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे डियर स्टूडेंट, आपको अगर आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, शहद के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि शहद के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का पालन और उनके रख रखाव जो है क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल में सबसे अधिक विटामिन ए होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा फल है जिसमें सबसे अधिक विटामिन ए होता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आम में सबसे अधिक विटामिन होता है दिए गए विकल्प के अनुसार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए आज का 23 नंबर प्रश्न का। तो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो क्रिस्टल निर्माण जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में एक सामान्य बच्ची के जन्म को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र डैश होते हैं। जहाँ मनुष्यों में एक सामान्य बच्ची के जन्म को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र जो होते हैं निम्नलिखित में से क्या होते हैं। तो माँ से एक एक्स गुणसूत्र और पिता से एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आमतौर पर मानव शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का। तो डैश थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन थायराइड से निकलने वाला एक हार्मोन है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न है, भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है। जी हाँ, भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है और जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए 27 नंबर प्रश्न का। तो उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो टीआई यानी टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 28 नंबर प्रश्न का। तो बोरेक्स जिसे सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से भी जाना जाता है का रासायनिक सूत्र जो है निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, Na2B4O7 इंटू 10H2O। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किसका गलनांक उच्चतम होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसका गलनांक जो है उच्चतम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का गलनांक जो है उच्चतम होता है, अधिक होता है। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 29 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है। तो जूट जो है एक प्राकृतिक रेशा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए आज का 30 नंबर प्रश्न का। तो जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री किस कारण आगे गिर जाता है। जी हाँ, जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री जो है आगे गिर जाता है किसके कारण।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का जड़त्व, यानी न्यूटन की गति के पहले नियम यहाँ पे लागू होता है। जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री जो है आगे की ओर गिर जाते हैं, तो वहां पे न्यूटन के गति का पहला नियम जो है लागू होता है। इसका उदाहरण है न्यूटन की गति के पहले नियम का, तो ये आप याद रखिएगा, जिसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 32 नंबर प्रश्न है, अपवर्तन का नियम किनके द्वारा दिया गया था? जी हाँ, अपवर्तन का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो स्नेल के द्वारा अपवर्तन का नियम दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? जी हाँ, दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो एक बैटरी में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और एक ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, एक चलती कार और एक उड़ने वाली पक्षी में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और बात करिए 34 नंबर प्रश्न का, तो अधिक जैविक क्षति किससे होती है? जी हाँ, अधिक जैविक क्षति निम्नलिखित में से किन से होती है? तो गामा किरणें से अधिक जैविक क्षति होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गामा किरणें की आवृत्ति एवं ऊर्जा जो है अधिक होती है। देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को। तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल डैश को कहते हैं? जी हाँ, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो परनोद कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको आज के क्लास के वीडियो में से किसी भी प्रश्न में डाउट हुआ हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हुआ हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आपको आज का क्लास की वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। अगर इसका PDF लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें।